एक मूवी है जो आई होप आप सबने देखी होगी, नहीं देखी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मूवी का नाम है गजनी, है ना, देखिए। तो ये गजनी मूवी में क्या होता है कि हमारे जो आमिर खान भैया हैं, ये सुबह सुबह उठते हैं, है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी जीवन में है नहीं, एकदम उठते हैं, मस्त अंगड़ाई वंगड़ाई लेके ये बाथरूम के पास जाते हैं। वहाँ एक शीशा होता है और शीशे के नीचे एक स्लिप लगी होती है। उस स्लिप के ऊपर लिखा होता है कि रिमूव योर टी शर्ट या फिर ओपन द कबर्ड, ऐसी ऐसी चीज लिखी होती है। ऑल्दो ये रिमूव टी शर्ट ओपन द कबर्ड कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं है एज सच, है ना, लेकिन जैसे वो काम करते हैं, है ना, वो जो लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन वो काम करते हैं, तो क्या होता है, तो इनको मिलती है बड़ी सारी तगड़ी वाली इंफॉर्मेशन। जैसे ही अपनी टी शर्ट रिमूव करते हैं तो एकदम 6 पैक एब्स दिखते हैं, लिखा होता है कल्पना वाज किल्ड, फाइंड गजनी, कहानियां बड़ी सारी है ना। और ऐसे ही जब वो कबर्ड के अंदर देखते हैं तो बड़ी सारी फोटोज होती हैं कि ये कल्पना थी, ये गजनी है, इसको मारना है, इन सबको मार चुका हूँ, एटसेट्रा। तो इस पूरी स्टोरी की ये जो शुरुआत हुई, इसके अंदर वो जो स्लिप थी उसके अंदर हालांकि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी, है ना, उसके अंदर कहीं नहीं लिखा था कि कल्पना वाज किल्ड या कल्पना मेरी गर्लफ्रेंड थी, एटसेट्रा, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन उस स्लिप ने इनको इनकी पूरी इंफॉर्मेशन जो यूजफुल इंफॉर्मेशन थी उस तक पहुंचाने में बहुत मदद कर दी। हमारा जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके अंदर भी एक ऐसी ही स्लिप टाइप की चीज है, और वो जो स्लिप टाइप की चीज है उसका ऑल्दो खुद का कोई मतलब नहीं है, मगर फिर भी हमको जितनी भी चीजें चाहिए होंगी, चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो मोमेंटम हो, उन सब की इंफॉर्मेशन ये स्लिप लाकर दे देगी। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा पोजीशन बता देगा, मोमेंटम बता देगा, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा उन सब की इंफॉर्मेशन ये चीज लाकर दे देगी। और वही क्या है, हमारा त्रिशूल, हमारा वेव फंक्शन। तो जानना चाहोगे उसके बारे में? चलो फिर। दिस इज मोहित और आज हम पढ़ने वाले हैं वेव फंक्शन के बारे में। अगर तुम मेरे लेक्चर्स देखते हुए आ रहे हो तो आई होप आपको अब तक वेव फंक्शन की कहानी बहुत ज्यादा तो क्लियर हो गई होगी। मगर इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, एक तो वेव फंक्शन की वो कहानी को प्रिसाइज करके दोबारा रखेंगे, दूसरा उसके साथ एसोसिएटेड जो चीजें हैं जैसे कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इन सबको भी आज ही हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर तो तुम पहले से लेक्चर देख चुके हो मेरे, तो भाई सीधा इस टाइम स्टैम्प्स पर जा सकते हो। ये सब पार्ट देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम वेव फंक्शन को जानते हैं कि वो क्या होता है, लेकिन क्या होता है इससे पहले ये जानते हैं कि क्यों होता है। जैसे कि हमने लाइट को पढ़ा था, लाइट को जब हमने पढ़ा तो लाइट के बारे में हमने पढ़ा कि लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा तो हमको ये भी पता लगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है कि लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों की वाइब्रेशंस हो रही होती हैं। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वाइब्रेट कर रही होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी वाइब्रेट कर रही होती है, और फाइनली हमारी लाइट जो है वो प्रोपगेट कर रही होती है। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, वो क्या चीज है लाइट के अंदर जो कि ऑसिलेट कर रही है समय के साथ और डिस्टेंस के साथ, तो आप क्या जवाब दोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो लाइट के अंदर एक ऐसी चीज है, क्या चीज है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जो कि समय के साथ और डिस्टेंस के साथ ऑसिलेट कर रही है। ठीक है, रिपीट कर रही है पीरियोडिक टाइम में। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं साउंड की बात करूं आपसे तो क्या बोलोगे? साउंड जो होती है उसमें हमने जो भी बोला, कंप्रेशन होता है, रेयर फ्रैक्शन होता है, कंप्रेशन होता है, रेयर फ्रैक्शन होता है, ऐसे करते करते साउंड प्रोपोगेट करती है। तो अगर साउंड ऐसे प्रोपोगेट करती है तो वो क्या चीज है जो कि साउंड के अंदर डिस्टेंस के साथ और समय के साथ वेरिएट कर रही है? वो क्या है? प्रेशर है, क्योंकि कंप्रेशन हुआ तो प्रेशर ज्यादा, रेयर फ्रैक्शन हुआ प्रेशर कम, प्रेशर ज्यादा प्रेशर कम, ऐसे करते करते साउंड वो क्या कहते हैं, आगे बढ़ती है, प्रोपगेट करती है। तो इसके अंदर वो चीज होती है प्रेशर, है ना। ऐसे ही अगर मैं स्ट्रिंग की वेव ले लूं, मैंने एक स्ट्रिंग बांधा यहाँ से हुक से और ऐसे करके मैं वेव देने लग गया, तो वो क्या चीज होगी जो कि समय के साथ ऑसिलेट कर रही है? वो है जो भी स्ट्रिंग के ऊपर पार्टिकल्स हैं उनका अपनी मीन पोजीशन से डिस्टेंस, क्योंकि वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं ना,
तो इसलिए अपने मेन पोजीशन से डिस्टेंस, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में बता रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे ही हमने लाइट का पढ़ा, साउंड का पढ़ा। यहां से आपको एक इंट्यूशन तो आ गई कि हर कोई चीज, हर कोई वेव के अंदर कोई ऐसी क्वांटिटी है जो कि समय के साथ और डिस्टेंस के साथ ऑसिलेट कर रही है ना। हर कोई चीज के अंदर एक ऐसी क्वांटिटी है जो समय के साथ और डिस्टेंस के साथ ऑसिलेट कर रही है, और इसी चीज को हम कहते हैं उसका वेव फंक्शन, उसका वेव फंक्शन। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं लाइट का वेव फंक्शन क्या होगा, लाइट का वेव फंक्शन क्या होगा, तो क्या कहोगे, क्या कहोगे, आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं साउंड का वेव फंक्शन क्या होगा, तो आप क्या जवाब दोगे, आप जवाब दोगे प्रेशर, है ना। ठीक है, बात समझ में आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी जीवन में नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक हम सब पढ़ चुके थे, ये भी मैं पहले पढ़ा चुका हूं, अगर आपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो देखी है तो, ठीक है। इसको भी मैं जल्दी जल्दी में बताऊंगा। देखो अब अगर हम अपने क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में आए, देखो यहां तक तो हमें समझ में आया हर वेव के साथ एसोसिएटेड एक वेव फंक्शन होता है ना। लाइट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड, साउंड के साथ प्रेशर, हर एसोसिएटेड वेव के साथ कोई ना कोई वेव फंक्शन होता है। इसी वेव फंक्शन की टर्म्स में हम उसकी इक्वेशन भी लिखते हैं। जैसे कि जब मैं लाइट की इक्वेशन लिखता हूं तो मैं कुछ ऐसे लिखता हूं, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ऐसा कुछ लिखता हूं लाइट की इक्वेशन, है ना। साउंड की P बराबर P नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा कुछ लिखता हूं। जब मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूं, तो इस इक्वेशन का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरिएट कर रही है समय के साथ या डिस्टेंस के साथ, ठीक है। अच्छा, यही बात अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में आ जाते हैं, जब हम क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में आते हैं तो हमने एक चीज पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं डिब्रॉय वेव्स, ठीक है, डिब्रॉय वेव्स। अब डिब्रॉय वेव्स क्या थी यार, कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल ले लो, तुम इलेक्ट्रॉन ले लो, प्रोटॉन ले लो, न्यूट्रॉन ले लो, जो लेना है ले लो, उसको फेंक के मारो, ठीक है। उसको जब फेंक के मारोगे तो उसके साथ एसोसिएटेड कोई ना कोई वेव्स होंगी, उसके साथ एसोसिएटेड कोई ना कोई वेव्स होंगी, और इन्हीं वेव्स के लिए अब अगर कोई वेव है तो कोई ना कोई वेव फंक्शन होना चाहिए, है ना। जैसे हमने देखा हर वेव के लिए कोई वेव फंक्शन था, तो अगर ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनके मोशन के साथ एसोसिएटेड कोई वेव है तो कोई वेव फंक्शन होना चाहिए, और उसी वेव फंक्शन को हमने नाम दिया ये त्रिशूल या फिर ये साई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने बोला ना ये इलेक्ट्रॉन को फेंक के मारो, तो ये इमेजिनेशन थोड़ी गलत होगी। क्यों? क्योंकि तुम फिर इलेक्ट्रॉन को एज अ कंचा टाइप का समझोगे, ठीक है, तो वो नहीं समझना अपने को, ठीक। चलो, तो अब हमको ये समझ में आ गया कि भाई हर चीज के साथ एसोसिएटेड एक वेव होगी, हर सब एटॉमिक पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड एक वेव होगी, और वो वेव का नेचर क्या होगा, वो वेव कैसी होगी, ये इस लेक्चर में आप बड़े मस्त तरीके से समझ में आ जाएगा अपने को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो हमने क्या किया था कि ना हमने एक एक इलेक्ट्रॉन को फेंक के मारा था डबल स्क्रीन पे या डबल स्लिट पे। ये डबल स्लिट है, हमने एक इलेक्ट्रॉन को फेंक के मारा, एक इलेक्ट्रॉन को फेंक के मारा, मतलब कि एक एक इलेक्ट्रॉन फेंक रहे थे। जब हम एक एक इलेक्ट्रॉन फेंक रहे थे तो हो क्या रहा था, फाइनली जब हम थोड़ी देर बाद देख रहे थे, आधे एक घंटे बाद, तो हमको दिख रहा था कि एक इंटरफेरेंस पैटर्न बन गया था। तो हमें समझ में आया था यार इलेक्ट्रॉन के साथ जो एसोसिएटेड वेव है उसका तो कोई चक्कर है, वो कैसे उसको इंटरप्रेट किया। फिर फाइनली हमने उसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि जो इलेक्ट्रॉन तुमने फेंक के मारा वो कोई ऐसा पार्टिकल की तरह नहीं गया कि इधर से गया हो या इधर से गया हो या इधर से गया हो या इधर से गया हो, नहीं, ऐसे नहीं गया। इलेक्ट्रॉन जो है वो हर जगह फैला हुआ है, इलेक्ट्रॉन जो है वो हर जगह फैला हुआ है, बस उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी है, यहां पर पाए जाने की कुछ अलग प्रोबेबिलिटी है, यहां पर पाए जाने की कुछ अलग प्रोबेबिलिटी है, यहां पर पाए जाने की कुछ अलग प्रोबेबिलिटी है ना। हमने बोला कि हर पॉइंट से कनेक्टेड कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी है, मगर इलेक्ट्रॉन हर जगह पर है ना। इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह है, वेव की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब वेव कैसी होती है, हर जगह होती है, कोई एक सर्टेन पॉइंट पर नहीं होती, हर जगह होती है ना। तुमने पानी के अंदर पत्थर डाला तो वो हर जगह जाएगी, है ना। तो ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह है और हर जगह है, मगर कहीं पर उसके होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कहीं पर उसके होने की प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है। ये भी हम समझ चुके थे। तो अब यहां पर
अब इसी के लिए हमने वेव फंक्शन का बड़ा प्यारा मतलब समझा था। हमने कहा था कि हर पॉइंट के साथ एसोसिएटेड ये जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, इसके हर पॉइंट ऑफ हर x, t के साथ एसोसिएटेड। x, t का मतलब क्या हुआ? हर पोजीशन और समय के साथ एसोसिएटेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। हर पॉइंट के साथ एसोसिएटेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जो कि समय के साथ चेंज भी होगा, और वही कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा वेव फंक्शन होगा। ठीक है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? हमारा वेव फंक्शन होगा। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है क्या? एकदम पक्का, कोई दिक्कत कोई परेशानी जीवन में नहीं है। अब इसी कॉम्प्लेक्स नंबर से हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और काफी कुछ कर लेते हैं, वो सब अब पढ़ते हैं। तो अब जब हमको वेव फंक्शन थोड़ा समझ में आ गया है तो पता करते हैं कि मान लो हमारे पास कोई मूविंग पार्टिकल है और उस मूविंग पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड जो वेव फंक्शन है वो भी हमारे पास है। हमारे पास मूविंग पार्टिकल है, उसके साथ जो एसोसिएटेड वेव है उसका वेव फंक्शन हमारे पास है। तो इस वेव फंक्शन से हम कर क्या सकते हैं? जैसे कि मैंने वो स्लिप देखी थी, हमने वो गजनी भाई वाली है ना, वो स्लिप थी। उस स्लिप में हमारे आमिर खान भाई ने देखा, जैसे ही उसने देखा तो उसको पता लगा अच्छा अब टी शर्ट रिमूव करनी है, और जैसे ही उसने टी शर्ट रिमूव करी उसको बड़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई कि कल्पना वाज किल्ड, गजनी को ढूंढो, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसी सब इंफॉर्मेशन मिल गई, है ना। तो अब हमारे पास वो स्लिप तो है, वो वेव फंक्शन तो है। मैंने अभी बोला ना, हमारे पास मूविंग पार्टिकल है, उसके साथ एसोसिएटेड वेव का वेव फंक्शन है, तो हमारे पास वो स्लिप तो है। मगर अब हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करें सच दैट हमको कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल सके? ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज जो हम वेव फंक्शन से निकाल सकते हैं वो है प्रोबेबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। किस चीज की प्रोबेबिलिटी? मान लो कोई मूविंग पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल नहीं बोलना चाहिए मुझे, मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो जब मैं मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में पिक्चर ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कोई ये कंचा है जो कि जा रहा है, नहीं, ऐसी पिक्चर नहीं होनी चाहिए। पिक्चर कैसी होनी चाहिए? वही इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह होनी चाहिए, सच दैट वो हर जगह है, कहीं पर मिलने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी, कहीं पर मिलने की कम प्रोबेबिलिटी, है ना। तो वो इलेक्ट्रॉन हर जगह है, मगर यहां ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, यहां कम, यहां ज्यादा है, यहां कम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने ना इस इलेक्ट्रॉन को जो कि हर जगह था उसको यहां से यहां तक इतने रीजन तक ढूंढा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाए? ठीक है, असल में वो पूरे रीजन में था, पूरे कमरे में था, मगर मैंने इतने रीजन में ढूंढा, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन मुझे मिल जाए? ये जो इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले ये जो इंफॉर्मेशन है ये हम निकाल सकते हैं किससे? वेव फंक्शन की मदद से। तो यही यहां पॉइंट लिखा गया है, वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल बीइंग इन एनी पर्टिकुलर स्टेट। फॉर नाउ पोजीशन, अभी के लिए हम पोजीशन वाली स्टेट को देख रहे हैं कि हम किसी भी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि पार्टिकल के यहां होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? देखो मान लो हमारे पास वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन का मान लो ऐसा ग्राफ है, या फिर उसका कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी दे रखा है, कुछ भी दे रखा हो सकता है। हमारे दिमाग में पता है हमको कि ये वेव फंक्शन की एक्चुअल वो नहीं होगी, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वेव फंक्शन तो यार कॉम्प्लेक्स होगा। अच्छा, जब हमारे पास ये वेव फंक्शन होगा, सबसे पहले हम इस वेव फंक्शन का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर नहीं मतलब इसके मॉड का स्क्वायर करेंगे, और हम निकालेंगे साई के मॉड का स्क्वायर। हमारे पास साई है तो हम साई के मॉड का स्क्वायर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? आपको पता है यार, साई बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का स्क्वायर बराबर कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट इनटू वो कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, जब एग्जाम्पल में आएंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर साई के मॉड का स्क्वायर निकालना है। साई के मॉड का स्क्वायर वो होगा साई का कॉन्जुगेट इनटू साई। ठीक है, जैसे ही ये करेंगे हमारे पास साई के मॉड का स्क्वायर आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास साई के मॉड का स्क्वायर आया, इसी को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक, अभी क्यों डेंसिटी बोल रहे हैं अभी आएगा, डोंट वरी। ठीक, अब ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना,
इसका तुम कर्व बना लो, इसका तुम कर्व बना लो। क्योंकि यहाँ कर्व था इसलिए यहाँ कर्व बनाया है आपको दिखाने के लिए। तो हमने भाई साहब अब इसका कर्व भी बना लिया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जब हमने इसका कर्व बना लिया, हमसे पूछा गया था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल लाइज बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट बी। मतलब कि पार्टिकल जो है ए से बी के बीच में कहीं ना कहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो हम क्या करेंगे, हमने साई के मॉड का स्क्वायर लिया, dx के साथ इंटीग्रेट कर दिया। dx के साथ इंटीग्रेट क्यों किया यार, x पे गए, छोटा सा एलिमेंट dx वाला मोटाई का एक एलिमेंट ले लिया, ये इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा साई स्क्वायर, जो कि इसका मैग्नीट्यूड है, इस लेंथ, ये लेंथ साई स्क्वायर है और ये dx है। तो ये पूरा एरिया हमारे पास आ गया। जैसे हमने साई स्क्वायर dx निकाला, ये छोटा सा एरिया आ गया। अब इसी को इंटीग्रेट कर देते हैं यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जैसे हम इंटीग्रेट कर देंगे साई स्क्वायर dx को, जैसे ही इंटीग्रेट कर देंगे हमको पता चल जाएगा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा पार्टिकल है वो ए से बी कहीं ना कहीं पाया जाएगा। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि पार्टिकल ए से बी कहीं ना कहीं पाया जाएगा। ठीक है, साथ में कांस्टेंट के भी आएगा, वो क्यों आ रहा है नॉर्मलाइजेशन में अभी समझेंगे। ठीक है, तो मतलब कि जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी वो साई स्क्वायर dx फ्रॉम ए टू बी के प्रोपोर्शनल आएगी, मगर साथ में कांस्टेंट भी आ सकता है, आएगा यूजुअली, है ना। ठीक, तो आई होप यहां तक कहानी क्लियर हो गई होगी कि अगर हमारे पास वेव फंक्शन है, अगर हमारे पास वेव फंक्शन है तो हम ये निकाल सकते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि पार्टिकल यहां से यहां तक या यहां से यहां तक पाया जाएगा। ओके, चलो आगे। तो अभी जो हमने किया वो था वन डायमेंशनल दुनिया के लिए, मगर हमारी दुनिया जो है ये वन डायमेंशनल तो है नहीं, थ्री डायमेंशनल है। अब क्योंकि थ्री डायमेंशनल है तो हमको थ्री डायमेंशनल के लिए भी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है ये भी आना चाहिए। तो कुछ भी नहीं करना, जैसे उसमें हमने साई स्क्वायर dx किया था और उसको इंटीग्रेट कर दिया था a से b तक, अब हम क्या करेंगे साई स्क्वायर dv कर देंगे। dv मतलब क्या है, dx इंटू dy इंटू dz, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में कांस्टेंट लगा देंगे, तीनों को इंटीग्रेट करेंगे जहां से जहां तक के लिए निकालना है। मतलब मान लो ये पूरा का पूरा कमरा है, मैं आपसे कहता हूं इस पूरे कमरे के अंदर यहाँ इतने रीजन में होना चाहिए मेरा पार्टिकल, इतने रीजन में। तो इतने रीजन के लिए जो x जहां से जहां तक जा रहा है, y जहां से जहां तक जा रहा है, z जहां से जहां तक जा रहा है, उन सारी लिमिट्स को यहाँ पुट कर देना। dx dy dz क्या है, ये वो छोटा सा एलिमेंट्री वॉल्यूम है, एक इस पूरे वॉल्यूम के लिए एक छोटा सा एलिमेंट्री वॉल्यूम। ठीक है, ये एलिमेंट्री वॉल्यूम हो गया dx dy dz का वॉल्यूम, ठीक है, या फिर dv। ठीक है, और वेव फंक्शन के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, बच्चों वाला काम है, हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको लग रहा होगा यार ये तो हवा में बातें चल रही हैं, जब क्वेश्चन आएंगे तो हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो लास्ट क्वेश्चन ये समझ लिया कि वेव फंक्शन होता क्या है, और दूसरा अगर हमारे पास वेव फंक्शन है तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं। हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकाल सकते हैं, हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं किसी भी पार्टिकल के कहीं पाए जाने की। मगर हमने ये नहीं डिस्कस किया कि हम फाइनली वो वेव फंक्शन निकालेंगे कैसे। यार ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है ना। तो देखो, इसको हम क्लासिकल फिजिक्स के एनालॉग से लेते हैं। हमारे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम होता था, या पेंडुलम होता था, या कुछ भी होता था, है ना, कुछ भी होता था क्लासिकल फिजिक्स में। हम क्या करते थे, उसके लिए फोर्सेस लिखते थे, मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर माइनस kx ऐसे लिखा, या एनर्जी से इक्वेशन लिख देते थे, जैसे भी लिख देते थे। इस इक्वेशन को लिखने के बाद इसी को हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, एक्सेलरेशन को d2x/dt² लिख लिया, और kx तो ऐसे का ऐसे ही है। अब ये पूरी हमारी एक x के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, x के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, 2 डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, x बराबर a sin ωt प्लस 5। अब जब आपके पास ये इक्वेशन है और आपके पास इनिशियल कंडीशन है, क्या इनिशियल कंडीशन मतलब इसको कितना नीचे जाके छोड़ा, अगर आपके पास ये इक्वेशन है और इनिशियल कंडीशन है, तो आप दुनिया में कोई तुमसे सवाल पूछ ले, कोई पूछ ले भाई साहब ये 10 घंटे बाद इसका क्या स्टेट होगी, 10 घंटे बाद इसकी क्या स्पीड होगी, या क्या एक्सेलरेशन होगी, या कहां होगा, ऐसा कुछ भी पूछ ले आप बता सकते हो, है ना, पक्का बता सकते हो। तो हमको क्या चाहिए होता है क्लासिकल फिजिक्स में, केवल और केवल एक ये इक्वेशन और इनिशियल कंडीशन।
जैसे ये पता लग गया हम दुनिया में कुछ भी बता सकते हैं, एवरीथिंग इज डिटर्मिनिस्टिक। अब बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स की। जब क्वांटम फिजिक्स में हमको कोई ऐसी इक्वेशन चाहिए थी, ये कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप की कोई चाहिए थी जिससे हम प्रिडिक्ट कर पाए कुछ ना कुछ, तो वो इक्वेशन हमारी कौन सी आई? वो आई हमारी श्रोडिंगर भाई के द्वारा दी गई श्रोडिंगर इक्वेशन 1927 में, है ना। जब उन्होंने ये इक्वेशन दी, ये इक्वेशन क्या बता रही थी? ये इक्वेशन बता रही थी टाइम एवोल्यूशन ऑफ वेव फंक्शन, मतलब कि जो आपका वेव फंक्शन है वो समय के साथ कैसे इवॉल्व करेगा। ये जो वेव फंक्शन एक्स साई है, ये समय के साथ कैसे कैसे चेंज होगा, समय के साथ और डिस्टेंस के साथ कैसे कैसे चेंज होगा। तो अगर मैं किसी एक पॉइंट पर देखता हूं, किसी एक पॉइंट पर वेव फंक्शन अभी कुछ है, थोड़े समय बाद ये वेव फंक्शन कुछ और हो जाने वाला है ना। थोड़े समय बाद वेव फंक्शन कुछ और हो जाने वाला है। ऐसे करते करते ये वेव फंक्शन चेंज होता रहेगा। किसी एक पॉइंट पे देखूंगा तो ये वेव फंक्शन चेंज होता रहेगा, और ऐसे ही डिस्टेंस में भी जाऊंगा। अभी यहां देख रहा हूं तो कुछ अलग होगा, यहां देखूंगा तो कुछ अलग होगा, यहां देखूंगा तो कुछ अलग होगा। तो वेव फंक्शन ऐसे ही समय के साथ और डिस्टेंस के साथ चेंज होता रहता है। और उसी चीज को कौन सी इक्वेशन बताती है? ये हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन। अब इसके बताने का क्या फायदा हो रहा था? इसके बताने का ये फायदा हो रहा था कि अगर तो तुमने श्रोडिंगर इक्वेशन के मदद से ये साई का टाइम एवोल्यूशन निकाल लिया, या साई कैसे चेंज हो रहा है ये निकाल लिया, तो तुम ये भी निकाल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी कैसे चेंज हो रही है ना। क्योंकि साई के बारे में पता है तो आपको पता है साई का जो स्क्वायर है वही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दे देगा। तो आप ये बता सकते हो प्रोबेबिलिटी कैसे चेंज हो रही है। अगर आपने ये बता दिया कि प्रोबेबिलिटी कैसे चेंज हो रही है, अगर आपने ये बता दिया प्रोबेबिलिटी कैसे चेंज हो रही है, तो आप ये बता सकते हो कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अभी ऐसा दिख रहा है, थोड़े समय बाद कैसा दिखेगा, है ना। अभी ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ ऐसा है कि यहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, यहाँ कम है। थोड़ी देर बाद हो सकता है कि यहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाए, तो यहाँ पर डेंस दिखने लग जाए और इधर कम दिखने लग जाए, है ना। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हैं तो ये कहानी समझ में आ रही होगी। ओके, चलो, तो हमको ये समझ में आ गया कि क्वांटम फिजिक्स में हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारा वेव फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, हमारा क्वांटम फिजिक्स पूरी की पूरी प्रोबेबिलिस्टिक है, मगर क्वांटम फिजिक्स में एक चीज है जो कि डिटरमिनिस्टिक मैनर में चेंज होता है, और वो है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन कैसे समय के साथ इवॉल्व होता है वो बिल्कुल डिटरमिनिस्टिक है, वो बिल्कुल इस इक्वेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, पक्का मेजरमेंट से पहले अगेन। ठीक है, अगर ये बात समझ नहीं आई तो श्रोडिंगर इक्वेशन वाला देखो। जो हमने ये इक्वेशन ली, इसका सॉल्यूशन आया ये a sin ओमेगा t + phi। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन a sin ओमेगा t + phi के अलावा कोई हो सकता है? हो सकता है। मैं a के बजाय b ले लूं तो क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी? अरे बिल्कुल करेगी। क्यों यार? ये जो कांस्टेंट है, ये तो आप चाहे ये ऊपर डालो चाहे ये ऊपर डालो, कांस्टेंट तो हमेशा कॉमन के नीचे ही चला जाएगा ना यार। यहाँ x में भी a ऐसे का ऐसे रहेगा, और जब आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे दो बार तो भी कांस्टेंट a तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो a तो सीधा नीचे चला जाएगा जीरो में, तो वो चाहे a हो, b हो, c हो, d हो, कांस्टेंट कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो मतलब कि हमारे सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमारे सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ये कांस्टेंट का। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि इन सारी, ये a लिया, b लिया, c लिया, d लिया, इन सारे सॉल्यूशंस में से कौन इस इक्वेशन का असली सॉल्यूशन है? इन सारे सॉल्यूशंस में से इस इक्वेशन का असली सॉल्यूशन कौन है? तो आप क्या जवाब दोगे? सभी हैं, है ना, सभी हैं, क्योंकि सब इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं यहां श्रोडिंगर इक्वेशन को देखूं, मैंने श्रोडिंगर इक्वेशन को देखा, उसको सॉल्व किया। जब सॉल्व किया तो मान लो कुछ ऐसा साई x, t ऐसा कुछ मेरे पास सॉल्यूशन आ गया। जब मेरे पास ऐसा कुछ सॉल्यूशन आ गया तो क्या अगर मैं इस साई के साथ कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या वो भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इस इक्वेशन का ये a ऑफ साई x, t भी सॉल्यूशन होगा और ये भी सॉल्यूशन होगा। मतलब कि ऐसे तो इसके, इस इक्वेशन के हजारों करोड़ों सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। लेकिन हम किसको लें? तो देखो, ले तो किसी को भी सकते हैं, लेकिन ना इसको बढ़िया बनाने के लिए हम एक कंडीशन अप्लाई करते हैं, और वो कंडीशन जो है वो बोन भाई की दी गई कंडीशन है, और बड़ी
इंट्यूटिव सी कंडीशन है, वो क्या है कि साई x, t के मॉड का स्क्वायर dx को अगर आप इंटीग्रेट कर दो फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट तो आपको 1 मिलना चाहिए, ठीक है। और जिस केस में ऐसा हो जाएगा, जिस भी केस में ऐसा हो जाएगा उसको हम कहेंगे नॉर्मलाइज्ड केस, ठीक है। क्या कहेंगे? नॉर्मलाइज्ड केस। और ऐसा वेव फंक्शन जिसके अंदर ये चीज हो जाएगी, ऐसा वेव फंक्शन जिसके अंदर ये चीज हो जाएगी उसको हम कहेंगे नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। क्या कहेंगे? नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। देखो इस चीज को समझने के लिए बहुत ही आसान है समझना, कोई मुश्किल है ही नहीं। साई स्क्वायर dx ये जो पूरी चीज थी ये असल में हमारी प्रोबेबिलिटी बता रही थी। क्या बता रही थी? प्रोबेबिलिटी। किस चीज की प्रोबेबिलिटी? कि जो हमारा वेव फंक्शन है वो dx के इंटरवल में है। क्या बोला मैंने? वेव फंक्शन dx के इंटरवल में है, सॉरी पार्टिकल जो है वो dx के इंटरवल में है, इसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा था। कौन? साई स्क्वायर dx। दोबारा बोल रहा हूं मैं, पार्टिकल जो है वो dx इंटरवल में है, मतलब मान लो ये इतनी बड़ी एक्सेस है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट पूरी की पूरी एक्सेस है ना। इसमें यह छोटू सा इंटरवल dx है, तो पार्टिकल इस छोटू से इंटरवल dx के अंदर है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बता रहा था? साई स्क्वायर dx, है ना। अब जब ये साई स्क्वायर dx ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि आप इस dx इंटरवल में हो, अगर मैं इसको माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक पूरा इंटीग्रेट कर दूंगा, मतलब पार्टिकल माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक कहीं ना कहीं है, पार्टिकल माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक कहीं ना कहीं है, और अगर पार्टिकल एग्जिस्ट करता है तो कहीं ना कहीं तो होगा ही ना, है ना। तो मतलब कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो हमने जब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक इसको इंटीग्रेट किया वो 1 आ गया, तो इसको, इस कंडीशन को सेटिस्फाई जब हम कर देते हैं तो इसी चीज को हम नॉर्मलाइज्ड केस कहते हैं, और इस वेव फंक्शन को हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कहते हैं, जिसको आगे लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, अगले लेक्चर में।